देखो चलो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग। द फर्स्ट चैप्टर इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है ना। फर्स्ट चैप्टर क्या है हमारा? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। चार्जेस एंड फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की हम बात करेंगे। सबसे पहले बात हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? ये किसमें आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है। जैसे हम पूरे ब्रांच को डिवाइड करेंगे तो ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुम लोगों को पढ़ना क्या होता है? फोर्स, फील्ड, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। फोर्स, फील्ड और पोटेंशियल। क्या क्या? फोर्स, फील्ड और पोटेंशियल। ये तीन चीजों के बारे में आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। क्या क्या पढ़ना है? फोर्स, फील्ड एंड। तो जो अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पहली बात जब ब्रांच लिखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट ऑन द हेडिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट ऑन द हेडिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। The branch of physics, electrostatics में लिखेगा the branch of physics which deal with the behavior of charge at rest, which deal with the behavior of charge at rest, which deal with the behavior of चार्ज एट रेस्ट, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? चार्ज जब रेस्ट पे होता है तो क्या बिहेव करता है अपने आसपास, क्या ऐसा एनवायरनमेंट उसके आसपास वो क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, इसके स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसी के स्टडी को क्या बोलते हैं हम लोग? क्लियर है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ चार्ज या deal with the behavior of charge at rest। देखो चार्ज रेस्ट में होगा, चार्ज पहली बात सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि चार्ज रेस्ट में होगा तो चार्ज होगा क्या? व्हाट इज चार्ज? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज चार्ज? द रोल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील विद द चार्ज। देन यू कैन आस्क कि चार्ज क्या है? व्हाट इज चार्ज? तो क्या जवाब होगा? चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी। चार्ज लिख लीजिए, charge is a fundamental property। Why I am saying this as a fundamental property? Fundamental क्यों बोल रहा हूँ मैं इसे? Fundamental वो प्रॉपर्टी होता है जो छोटे से छोटे पार्टिकल के साथ भी होगा और बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट के साथ भी होगा। तो चार्ज इज एवरीवेयर, हर जगह चार्ज है। ऐसा नहीं कि चार्ज जो है तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ किसी स्पेसिफिक बॉडीज में होता है। दुनिया में जितने भी बॉडीज हैं, इसका एक सीधा सीधा मतलब रीजन ये है, तुम ये समझ सकते हो कि दुनिया का हर एक चीज किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है, मॉलिक्यूल से बना हुआ। मॉलिक्यूल किससे बना है? एटम से बना है। और एटम किससे बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है। तो अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है तो ये भी हमको पॉइंट ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के दोनों क्या है? चार्ज पार्टिकल है। इसका मतलब ये है कि दुनिया में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जिसके पास चार्ज नहीं है। तो तुम एक वर्ड नहीं बोल सकते हो, मतलब दुनिया में चाहे ये बॉडी क्यों ना हो, ये न्यूट्रल है ना। राइट नाउ ये क्या है? न्यूट्रल है। लेकिन न्यूट्रल के साथ साथ तुम ये नहीं कह सकते हो, न्यूट्रल वर्ड यूज कर सकते हो। यू कैन से दैट इट इज न्यूट्रल, इट मीन इट हैज इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही क्या है तुम्हारे पास? नेगेटिव चार्ज भी है। लेकिन इसके साथ साथ अगर तुमसे ये मैं बोलूं कि इट हैज नो चार्ज, क्या ये वर्ड सही है? इसके पास अगर मैं बोलूं इसके पास कोई चार्ज नहीं है, क्या ये वर्ड सही है? नहीं। क्यों नहीं सही है? इट हैज जीरो चार्ज। अगर मैं बोलूं से इट हैज जीरो चार्ज, क्या ये सही है? नहीं। चार्ज तो है ना, बस यही है कि इक्वल चार्ज है, इस वजह से ये क्या है? न्यूट्रल। तो चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी, चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी which cause electric field
field and radiation. Electric field, magnetic field and radiation. तुम लोग को ये लिख लेना चाहिए था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की 3 बातों से डील करता है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिखे थे। अगर लिखे तो ठीक है, तो कोई बात नहीं। बोला हूं कि चार्ज क्या है। चार्ज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच क्या होता है, क्या ये कॉज करता है। पहली बात ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है और ये क्या कॉज करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएशन। अब मैं तुमसे बोलूं, तुम बोल सकते हो कि सर ऐसे कैसे, चार्ज तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। चार्ज जब स्टैटिक है, चार्ज जब स्टैटिक है, रुका हुआ है, तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। वही चार्ज जब मोशन करने लगा, the same charge when it is start to flow within the conductor, जब कंडक्टर के अंदर क्या करने लगा, मोशन करने लगा, तो क्या हो गया, वो क्या प्रोड्यूस करने लगा, मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करने लगा, और जब वही एक्सीलरेट करने लगा, ठीक है ना, यानी एक चार्ज है, ये रेस्ट पर है, when it is at rest it is producing electric field। क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। when charge is in motion, जब वो मोशन में है, जब चार्ज पार्टिकल क्या है, मोशन में है, इसको हम बोल सकते हैं रिलेटिव मोशन में दूसरे चार्जेस से, तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इन छोटी छोटी बातों को आप लिख सकते हैं अपने आगे, मतलब कॉपी के किसी भी ऑर्डर पे, मैग्नेटिक फील्ड। तीसरी बात, अगर चार्ज क्या है, एक्सेलरेट कर रहा है, व्हेन चार्ज इज एक्सेलरेटिंग, चार्ज क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम रेडिएशन भी बोल सकते हैं। ये क्या करने लगा, रेडिएट करने लगा, एनर्जी को क्या करने लगा। हाँ बिल्कुल, नहीं, मोशन मतलब यूनिफॉर्म मोशन की बात नहीं कर रहे। जब चार्ज यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तुम इसको ऐसा बोल सकते हो, यूनिफॉर्म मोशन। जब यूनिफॉर्म मोशन करेगा, रेट ऑफ फ्लो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तब तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन जब एक्सीलरेट करने लगेगा, तब वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है ना, मैं तुम लोगों को बोला हूं कि चार्ज क्या क्या कॉज कर सकता है। अगर रेस्ट पे है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले, इस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, इस ब्रांच को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलते हैं, समझ में आ रहा है। इस ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म बोल सकते हो, मैग्नेटिज्म। और जब इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। जब एक्सीलरेट करता है तो ईएम वेव रेडिएट करता है, इसके लिए तुम लोग एक चैप्टर पढ़ोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लेकिन ये भी तुम्हारा कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ही आता है, इट इज आल्सो कम्स अंडर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। चलो ठीक है, मेथड ऑफ चार्जिंग। नेक्स्ट देखिए, मेथड ऑफ चार्जिंग। हम लोग किसी बॉडी पे चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय अनबैलेंसिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। मतलब अगर किसी तरह से हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर को इक्वल से हटा दें, अनबैलेंस कर दें, ठीक है ना, तो उस बॉडी पे क्या हो जाएगा, चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, उस बॉडी पे क्या हो जाएगा, चार्ज
प्रोड्यूस जाएगा, प्रोड्यूस होगा, जनरेट नहीं होगा, प्रोड्यूस होगा, जनरेट नहीं होगा। यू कैन नॉट से जनरेट हो गया, तुम उसको पैदा नहीं कर रहे हो। यू कैन नॉट क्रिएट, तुम ये नहीं कह सकते चार्ज क्रिएटेड ओवर द बॉडी, कभी चार्ज को क्रिएट नहीं कह सकते, ठीक है ना। तुम क्या बोल सकते हो, जिसको तुमने प्रोड्यूस कर दिया, चार्ज कर दिया, या एक वर्ड आता है, तुम सीधे बोल सकते हो कि मैंने क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। तो व्हाट इज द मेथड ऑफ चार्जिंग, अगर हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग का, इसी को इस फिनोमेना में क्या बोलते हैं, किसी बॉडी पे चार्ज प्रोड्यूस करने के फिनोमेना को चार्जिंग कहते हैं। और चार्जिंग के क्या क्या मेथड्स होते हैं, एक मेथड हो गया फ्रिक्शन मेथड, एक क्या हो गया कंडक्शन, और एक क्या हो गया इंडक्शन, ठीक है ना। तो चार्ज के कौन कौन से मेथड हो गए, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। ये तीन बेसिक फंडामेंटल मेथड्स हैं जिससे हम लोग किसी बॉडी को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। तो पहले हम लोग चार्ज का एटॉमिक मॉडल समझते हैं, किस तरह से कोई बॉडी चार्ज होती है। इमेजिन करो कि कोई दो ऑब्जेक्ट है, मान लो कि ये दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट को आपस में हम लोग रब करेंगे, अगर आपस में रब करेंगे तो इसके सरफेस के सबसे आउटर मोस्ट एटम के सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इंटरेक्ट होना शुरू करेंगे। जब हम रब करेंगे तो हम एनर्जी लॉस कर रहे हैं, फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे एनर्जी लॉस हो रहा है। बट तुमको पता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट और आइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना। एनर्जी क्या होता है, कंजर्व होता है। तो जो एनर्जी फ्रिक्शनल एनर्जी में लॉस हो रहा है, वो एनर्जी कहाँ गया, वो एनर्जी किसको मिल रहा है, ध्यान से समझना। मान लो कि एक एटम है, इस एटम के सेंटर पे क्या क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, क्या क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो भाई प्रोटॉन तो बाहर निकल नहीं सकता है, जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वो तो वहीं रहेंगे, लेकिन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है, ये चक्कर अंदर साइड में और भी ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो जब तुम क्या करोगे, फ्रिक्शन प्रोड्यूस करोगे, जब फ्रिक्शन प्रोड्यूस करोगे तो क्या होगा, हीट क्या होगा, यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा कलेक्ट होना, क्या हो जाएगा, हीट कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसे केस में होगा क्या, ये हीट मिलेगा किसको, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट क्या है, एनर्जी का फॉर्म है। तो ये हीट मिलेगा किसको, ये हीट मिलेगा इलेक्ट्रॉन्स को, ये हीट किसको मिलेगा, इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगा, ठीक है ना। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स को ये हीट मिला, इसके पास क्या आ गया, एनर्जी आ गया। और अगर एनर्जी आ गया तो इसका तुम ये समझ लो कि मान लो कि एक पत्थर है जिसको मैं एक धागे से लगा रखा हूं और इस पत्थर को घुमा रहा हूं, अगर स्लो स्पीड से घुमा रहा हूं तो पत्थर नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा ना। लेकिन अगर उसी का स्पीड में बहुत ज्यादा कर दूं तो क्या हो जाएगा, पत्थर टूट करके बाहर निकल जाएगा। एग्जैक्टली द सिमिलर वे जब इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी बहुत ज्यादा मिल जाती है, बहुत ज्यादा मिल जाती है, तो ये अपना ऑर्बिट क्या कर देगा, छोड़ देगा, ये अपना ऑर्बिट क्या कर देगा, छोड़ देगा। तो मान लेते हैं कि दो ऑब्जेक्ट था ए और बी, इसको तुम क्या कर रहे हो, आपस में रब कर रहे हो, इसको क्या कर रहे हो, आपस में रब कर रहे हो। अगर तुम रब कर रहे हो तो इसके आउटर मोस्ट एटम के सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, उनके पास एनर्जी आ जा रही है। और एनर्जी क्यों आ रही है, बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ फ्रिक्शनल एनर्जी। फ्रिक्शनल एनर्जी, हीट एनर्जी किसको मिल रही है, सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन्स को मिल रही है। जैसे एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मिल रही है, तुम्हारे पास हद से ज्यादा पैसा हो जाए तभी तुम भागने लगोगे, सिंगापुर या कहीं कोई भागने लगोगे, तो पैसा ज्यादा पड़ेगा। एग्जैक्टली द सिमिलर वे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके पास क्या हो गया, एक्सेस एनर्जी आ गई। अब जैसी एक्सेस एनर्जी आ जाएगी, मान लेते हैं कि बी जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह से काम करेगा। तो बी क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन इसको ए को देने लगा, जिसका सबसे लूज पैक होगा वो इलेक्ट्रॉन पे करेगा, सिंपल सी बात है ना। तो ए और बी में मान लीजिए इलेक्ट्रॉन लूजली पैक है बी वाले में, तो बी से इलेक्ट्रॉन निकल के कहां जाने लगा, ए पे जाने लगा। तो मान लो कि एन इलेक्ट्रॉन चला गया, एन इलेक्ट्रॉन चला गया ए के पास, ए के पास कितना इलेक्ट्रॉन चला गया, एन इलेक्ट्रॉन चला गया। तो ए क्या हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होने की वजह से जैसे इस
पे जाएगा ए क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और बी क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ए क्या हो गया, निगेटिवली चार्ज हो गया, और बी क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। इस तरह से इन दोनों बॉडी के अंदर क्या हो गया, चार्ज प्रोड्यूस हो गया ना। इन दोनों बॉडीज के अंदर चार्ज क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया। तो इस मेथड में लेकिन कुछ बातें और भी है। फ्रिक्शनल मेथड जो है वो मेटल के लिए सुटेबल नहीं होता है, यानी अगर दो मेटल को आपस में फ्रिक्शन करेंगे तो कभी ये फिनोमिना नहीं होगी। रीजन क्या है कि जैसे तुम आउटर मान लो कि ये मेटल होता है, इन केस ऑफ ऐसा मान लेते हैं कि ये मेटल है, मान लेते हैं, है नहीं, ये मान लेते हैं कि मेटल है, और अगर हम इसको रब करेंगे तो मेटल के साथ क्या होता है कि मेटल हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। हीट का क्या होता है, कंडक्टर। तो जो सरफेस पे हीट प्रोड्यूस होगा वो तुरंत क्या होने लगेगा, कोल्डर एरिया में जाने लगेगा। तो कभी क्या सरफेस पे उतना एनर्जी आ ही नहीं पाएगा जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में सक्षम है, समझे। इसीलिए कभी दो मेटल को अगर आपस में रगड़ेंगे भी तो भी वहां पर कोई भी मतलब चार्ज प्रोड्यूस नहीं हो, समझ रहे ना। फिर से समझा देता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर डाउट है लगातार पूछ सकते हो, अमरेंद्र अगर डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है ना। हंसिका क्वेश्चन कहीं पे प्रेरणा क्लियर है ना। अगर थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग लगातार पूछते रहिए। दिस शुड बी द पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन। तो मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ कि मान लो कि ये मेटल है, ये दोनों मान लो क्या है, मेटल है। अगर मेटल को हम लोग रब करेंगे तो क्या होगा कि इसके सरफेस पे जो हीट प्रोड्यूस होगा वो हीट तुरंत कहां जाने लगेगा, कूलर एरिया में जाने लगेगा। थर्मोडायनामिक्स का ये रूल है कि हॉट बॉडी हॉटर जो होता है वहां से हीट किधर जाने लगेगा, कोल्डर जोन की तरफ भागने लगेगा। तो क्या कभी सरफेस पे उतना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रहा है जो इलेक्ट्रॉन को निकाल सके? तो इसका आंसर है नहीं। इसी वजह से मेटल को रब करने से या फ्रिक्शनल मेथड से मेटल के साथ या कंडक्टर्स के साथ कभी भी हम ये काम नहीं करते। The frictional method is suitable for insulator like plastic rod, silk rod। ये दोनों क्या है, अगर सिल्क रॉड को प्लास्टिक रॉड से रब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, चार्ज बॉडी मिलेगी। प्लास्टिक रॉड निगेटिवली चार्ज मिलेगा और सिल्क क्या मिलेगा, पॉजिटिवली चार्ज मिलेगा। अगर इसी के साथ साथ हम ग्लास रॉड और कैट फर को ले लें, किसको, ग्लास रॉड और कैट फर को, तो हमें क्या मिलेगा, उस केस में हम लोग को क्या मिलेगा कि जो ग्लास रॉड है वो पॉजिटिवली चार्ज मिला और कैट फर क्या हो गया, निगेटिवली चार्ज हो गया। अरे ये हम लोग सिंपल अपनी लाइफ में भी करते हैं। जब एक कंघी को अपने बाल से रगड़ते हैं तो क्या होता है, जब एक कंघी को अपने बाल से रगड़ते हैं तो आप देखते होंगे कि कंघी चार्ज रहता है और वही चार्ज जो कम होता है वो क्या कहते हैं, कागज के छोटे छोटे टुकड़े को उठाने में सक्षम होता है, ठीक है ना। तो इनमें इसमें दोनों फिनोमिना आ गया, एक फ्रिक्शन आ गया, दूसरा इंडक्शन भी आ गया। फ्रिक्शन कैसे आया, जब तुम रब कर रहे थे तो तुम क्या किए, बॉडी के अंदर चार्ज प्रोड्यूस कर दिए बाय फ्रिक्शन मेथड, ठीक है ना। उसके बाद जब तुम कागज के पास लेके गए जो कि एक न्यूट्रल बॉडी था, लेकिन उसके अंदर चार्ज इंड्यूस हो जाता है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज चले जाते हैं, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज चले जाते हैं, उस मेथड को हम इंडक्शन बोलते हैं, जिसको हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन मेथड क्लियर हो गया कि फ्रिक्शन मेथड पहली बार मेटल के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है ना। इंसुलेटर के लिए होगा, लेकिन कौन, ऐसा नहीं कि एक तरह के इंसुलेटर, क्योंकि एक तरह के अगर इंसुलेटर हो गए तो इलेक्ट्रॉन दोनों वाला एक्सेप्टर नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। तो दोनों ही कंडीशन आपको समझना होगा कि पहली बात फ्रिक्शन मेथड में मेटल के लिए सुटेबल नहीं है, इट इज नॉट सुटेबल फॉर द मेटल्स। दूसरा क्या हो गया, ऐसा नहीं है कि हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट को जो सिमिलर ऑब्जेक्ट है उनको भी रब करेंगे तो हम लोग को फिक्स हो मिल जाएगा, चार्ज प्रोड्यूस होगा। तो ये क्या है, कैट फर को कैट फर में रब करेंगे, हमें कोई चार्ज बॉडी नहीं मिलेगी, ठीक है ना। या फिर हम लोग प्लास्टिक रॉड को प्लास्टिक रॉड से रब करेंगे तो हमें कोई भी चार्ज बॉडी नहीं मिलेगी। क्योंकि देखो याद रख लो कि कभी भी यही संभव तभी है जब एक जगह से इलेक्ट्रॉन निकलना चाह रहा है, दूसरी जगह आना चाह रहा है। लेकिन अगर दोनों एक ही जैसे हो गए तो दोनों इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेंगे तो कभी बॉडी चार्ज होगी ही नहीं। तो वहां पर चार्ज प्रोड्यूस हो सकता है जहां दो डिफरेंट टाइप के इंसुलेटर्स हों, ठीक है ना। और इंसुलेटर, ठीक है ना। देखो दूसरा मेथड क्या होता है, कंडक्शन मेथड। कंडक्शन कुछ इसी तरह से है कि किसी मान लो एक बॉटल में पानी भरा हुआ है, वो दूसरे खाली बॉटल में पानी भर सकता है, लेकिन दोनों का समम क्या मिलेगा हम लोगों को, दोनों का समम क्या मिलेगा। कंडक्शन वाले में हम लोग बात करें क्या होने वाला है, जरा समझना इस चीज को। अगर बात करेंगे कंडक्शन की
कंडक्शन में होता क्या है कि मान लो कि एक बॉडी में जो पहले से चार्ज है, बॉडी ए है जो कि पहले से चार्ज है, और अगर ये चार्ज बॉडी ए है जो पहले से चार्ज है, और अगर ये चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में आता है, अगर कांटेक्ट में आता है, फिजिकल कांटेक्ट में आता है, ठीक है ना, इट्स कम इनटू द फिजिकल कांटेक्ट, तो होगा क्या कि कुछ चार्ज ए से कहां चले जाएंगे, बी पे चले जाएंगे, ठीक है ना, कुछ चार्ज क्या चले जाएंगे, ए से बी पे चले जाएंगे। कुछ उसी तरह से है कि मान लो कि एक वेसल है, इस वेसल में वाटर भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ठीक है ना, और अगर हम दूसरा वेसल इन दोनों वेसलों को किसी एक पाइप से कनेक्ट कर दें, ठीक है ना, तो क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि जब तक दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए, वाटर लेवल बराबर ना हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर ना हो जाए, पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, मेरी बात सुनना, जब तक दोनों का पोटेंशियल यानी कि हाइट बराबर ना हो जाए, तब तक इसके अंदर वाटर फ्लो करना शुरू हो जाएगा और इसमें भी कुछ अमाउंट ऑफ वाटर हो जाएगा। लेकिन क्या एक बात बताओ, दोनों का सम तो पहले भी इक्वल था, बाद में भी इक्वल ही होना ये है कि नहीं है, ठीक है ना, टोटल सम होगा, यानी ऐसा तो नहीं कि पानी बढ़ गया, पानी बढ़ा नहीं है, पानी क्या हो गया, डिवाइड हो गया, एग्जैक्टली चार्ज बढ़ेगा नहीं, चार्ज क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होता है। कंडक्शन मेथड में चार्ज क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, कंडक्शन मेथड में चार्ज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर है ये बात, चल रहा है। तो चार्ज यहाँ पे कंडक्शन मेथड में चार्ज क्या हो जाने वाला है, डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, कि कुछ चार्ज ए से निकल के कहां चला गया, बी पे चला गया, ठीक है ना। तो बेसिकली कंडक्शन मेथड इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज बॉडी टू अनचार्ज बॉडी और अ बॉडी व्हिच इज एट लोअर पोटेंशियल, जो ऐसा हो कि या तो अनचार्ज बॉडी हो या फिर एक बॉडी जो लोअर पोटेंशियल पे हो और एक बॉडी हायर पोटेंशियल पे है, तो वहां पर भी कंडक्शन मेथड होगा और वो बॉडी दोनों बॉडी तब तक चार्ज होगी जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। लेकिन इस केस में कुछ और भी बेनिफिट है कि ये देखो, एक बात समझना, ये जो कंडक्शन मेथड है ये लगभग सबके लिए सुटेबल होता है, ऑलमोस्ट सबके लिए सुटेबल होता है। और दूसरी चीज ये है कि कंडक्शन मेथड में अगर आइडेंटिकल मेटलिक स्फीयर्स हैं, कैसे हैं, आइडेंटिकल मेटलिक स्फीयर्स हैं, मैंने पहला बोला है आइडेंटिकल मतलब कि उसका रेडियस इक्वल होगा, उसका जो पूरा डायमेंशन होगा वो क्या है, इक्वल है, डायमेंशन इक्वल है और दोनों के दोनों मेटलिक स्फीयर है, सेम है, तो ऐसे केस में चार्ज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी इन केस ऑफ आइडेंटिकल मेटलिक स्फीयर कंडक्शन मेथड में चार्ज क्या हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझ गए, क्लियर है। ये मेथड क्या है, चार्ज का कंडक्शन का। तीसरा मेथड अगर हम बात करें इंड्यूस यानी इंडक्शन का मेथड, क्या होता है कि मान लो कि एक बॉडी है जिसके पास चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास क्या है, पॉजिटिव, जैसे किसी दूसरे बॉडी को इसके बहुत ही क्लोज लेकर के आएंगे, जैसे इसके किसी दूसरे बॉडी को इसके बहुत क्लोज लेके आएंगे, लेकिन देखो ये सुटेबल होता है मेटल्स के लिए। व्हाई इट इज सुटेबल फॉर मेटल्स, क्योंकि मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो सकते हैं अपने एटम से। लेकिन अगर हम बात करेंगे इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर में ये पॉसिबिलिटी नहीं मिलती है। इंसुलेटर की हम बात करेंगे तो इंसुलेटर में क्या होगा कि सेपरेट नहीं होते हैं, एटम से इलेक्ट्रॉन सेपरेट नहीं होते, इस वजह से वहां पे सेपरेशन दिखाई देने को कम मिलेगा, तो क्या मिलेगा, कब मिलेगा। लेकिन अगर मेटल हुआ, मान लो ए और बी दोनों के दोनों मेटल है, ठीक है ना, या फिर बी मेटल होना चाहिए एटलीस्ट, तो क्या हम लोग को दिखाई देगा कि जितना पॉजिटिव चार्ज है, मान लो 5 कूलम का पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, कितने का है, 5 कूलम का पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर ये 5 कूलम का है तो इसके नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, जो इस तरफ सेपरेट होंगे वो भी कितने के हो जाएंगे, 5 कूलम, ठीक है ना, कितने हो जाएंगे। ये आइडेंटिकल कंडीशन है, इसमें भी होता है कि मेटल के कैरेक्टर पर डिपेंड करता है, इसके फ्री इलेक्ट्रॉन कितने अच्छे हैं, लेकिन हम लोग आइडेंटिकल मानने चलते हैं, ठीक है ना। उस केस में क्या होगा, 5 कूलम इधर हो गया और तुम्हें क्या मिल गया, -5 कूलम इधर मिलेंगे, अपोजिट इंडिकेट, एक इंडिकेट क्या मिला तुम्हें 5 कूलम और दूसरे इंडिकेट क्या मिलेगा -5 कूलम। एनी हाउ तुमने इसको क्या कर दिया, ग्राउंडिंग कर दिया। क्या
कर दिया, ग्राउंडिंग कर दिया। और अगर तुमने इसको ग्राउंडिंग कर दिया है, अगर तुमने इसको ग्राउंडिंग कर दिया है तो तुम्हें क्या दिखाई देगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल करेगा, करेगा ना। तो जब रिपेल करेगा तो आप क्या करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज यहां से होते हुए ग्राउंड में चले जाएंगे। तो अब ये बात तुम ऐसे भी समझ सकते हो, जहां पे जिस चीज का विरोध होता है वो नहीं चाहता कि वहां पे रहे, वो वहां पे रहना नहीं चाहता है। जब उसके विचारों का, अपनी चीजों का विरोध हो रहा है, जैसे मान लो स्कूल में बच्चे की छुट्टी के वजह घुस जाते हैं, छुट्टी के वजह, क्योंकि वो पिछले 6 घंटे में हर बात को उनको टोकने वाला कोई था, वो कंट्रोल में थे, उनका विरोध कर रहा था वो, ठीक है ना। तो हर चीज क्या चाहता है कि उसके पास आसपास कोई भी विरोध ना हो, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज कहां जाने लगा, ग्राउंड में जाने लगा। जीरो पोटेंशियल, ग्राउंड का पोटेंशियल हमसे कितना होता है, जीरो। ग्राउंड का पोटेंशियल हमसे क्या होगा, जीरो। और चार्जेस हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तरफ जाते हैं। चार्जेस हमेशा कहां से कहां जाते हैं। अब देखो यहां से हम लोग क्या मिल गया कि सारे पॉजिटिव चार्ज चले गए, और जैसे ही चले गए, मैंने चला दिया दिखाया, जैसे ही चले गए मैं क्या कर दिया, इसको हटा दिया, ठीक है ना। अब हटाने के बाद से हमें क्या मिल गया, ये जो सॉरी ये प्लस, ये जो ये प्लस 5 कूलम का चार्ज था वो क्या हो गया, वो गायब हो गया ना। अब ये सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है, एक प्लस 5 कूलम और एक क्या हो गया, माइनस 5 कूलम में। तो अब इसको सेपरेट करेंगे तो ए के पास क्या है, प्लस 5 कूलम का चार्ज है, और बी के पास क्या है, माइनस 5 कूलम का चार्ज, ठीक है ना। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे तो चार्ज प्रोड्यूस हो गया, चार्ज प्रोड्यूस हो गया, कैसे हो जा रहा है चार्ज, मतलब इस तरह से तो बहुत आसानी से कभी भी किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है ना। बस एक चार्ज से चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो हम लोग बहुत सारा इनफाइनाइट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसा सोच सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। बेसिकली चार्ज प्रोड्यूस होने की वजह से इसके पास क्या है, एनर्जी आ रही है। चार्ज प्रोड्यूस होने की वजह से इसके पास क्या आ रही है, ये कौन सी एनर्जी है, ये वही एनर्जी है जिसको यहाँ तक लाने में तुम्हें जो काम करना पड़ा था, the amount of work to bring this body closer to A, ठीक है ना। B को A तक लाने में जो तुमने काम किया वही क्या हो गया, this is exactly the amount of energy stored within the B। वही इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बी में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो ये किसी तरह से आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को खराब नहीं करते, ठीक है ना। देयर आर थ्री मेथड टू व्हिच वी कैन चार्ज अ बॉडी। यहाँ पे 3 तरीके हैं, तो इसको बना दीजिए और अब लिखना शुरू करिए, स्टार्ट करिए।